गया, लेकिन उसका सच है तो दिखेगा। इंसान की बुनियादी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। पर इन तीनों जरूरतों को पूरा करने के लिए आज रोजगार की जरूरत है। और आज रोजगार से जुड़े जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। आज बात झारखंड की सियासत की नहीं होगी, आज बात झारखंड के आवाम की होगी। आज बात सिर्फ चुनौती की नहीं, इस चुनौती का समाधान आखिर हो कैसे, इसकी होगी। नमस्कार, मैं अभिषेक भारती स्वागत करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां चर्चा होगी झारखंड के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती, रोजगार की चुनौती पर। अगर मैं आपसे कहूं कि झारखंड की आधी आबादी के पास रोजगार नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है जहां के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। यानी झारखंड के सामने चुनौती सिर्फ कोरोना नहीं, बल्कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी भी है। एक रिपोर्ट देखिए। हमने तो पहले ही कहा है कि प्रवासी के आने के बाद ही हमारी चुनौती बढ़ेगी और इस चुनौती से हम नहीं घबरा रहे हैं। जी हां मुख्यमंत्री जी, सही बोल रहे हैं आप। राज्य की चुनौती इन मजदूरों के झारखंड आने के बाद ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू होती है। आपकी बात से हम ही नहीं, हर झारखंड वासी इत्तेफाक रखता है। और क्यों? आंकड़ों की जुबानी इसे समझ लीजिए। कोरोना संकट के चलते देश में बेरोजगारी बढ़कर 27.11% के आसपास हो गई। मार्च मध्य में इस महामारी के तेजी पकड़ने के समय ये दर 7% से कम थी। एक सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक 29.22% रही, जहां रेड जोन की संख्या सबसे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 26.69% थी। झारखंड के लिए तो ये चुनौती और भी बड़ी है। कोरोना संकट ने झारखंड में रोजगार संकट को 6 गुना बढ़ा दिया है। प्रदेश में मार्च की तुलना में अप्रैल में बेरोजगारी दर करीब 6 गुना बढ़ गई है। मार्च में बेरोजगारी दर 8.2% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 47.1% हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है। एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु के बाद झारखंड सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है। ये आंकड़े भयभीत करने वाले हैं, पर ये एक ऐसा सच है जिससे न हम भाग सकते हैं, न हम मुंह मोड़ सकते हैं। कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जिससे निपटने का असर यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। ये एक सियासी मामला हो सकता है, पर आज बात सियासत की नहीं, बात आम आदमी की होगी। और लॉकडाउन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास और कृषि को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ये सरकार को तय करना है। इनलिस्टेड लेबर हैं और जो लोग इच्छुक रोजगार करना चाहते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और सारे लोगों को हम लोग काम देंगे। प्रायोरिटी भी हम लोग तय कर दिए थे कि हम लोग जल संरक्षण पर ज़्यादा काम करेंगे। तालाब हो गया है, निजी कुआं हो गया, किसानों के लिए कुआं, सिंचाई के लिए जो कुआं होता है वो हम लोग करेंगे। जो नाला बंद पड़ा हुआ है वो एग्रीकल्चर बेस को मजबूत करने के लिए उस नाला से सिंचित पानी को उठाकर हम लोग जमीन में पटवान कर सकते हैं। ये काम हम लोग ने युद्ध स्तर पर लेने की प्रक्रिया में किया है। विकास, श्रम विभाग, कृषि विभाग सारे जब मिल के काम करेंगे तो इसमें फलाफल निकल के आएगा। हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन भी बिठाने का काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल वाइज ऑर्डर भी कर रहे हैं
कि कैसे ये मजदूर यहाँ पर जो आएंगे, इन कामगार के हाथ में कैसे हम काम दें, कैसे उनको इंगेज करें, उस चुनौती से निपटने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और श्रम विभाग समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है और तभी इसका फलाफल निकलेगा। ये तो थी ग्रामीण क्षेत्रों की बात, पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार का प्लान क्या रहेगा? उद्योग धंधों को कैसे बढ़ाया जाएगा? कैसे बंद पड़े उद्योगों को सरकार फिर से चालू करेगी और उद्योगों को लेकर सरकार की नीति क्या रहेगी? फिलहाल ये एक सवाल है। में ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर है, तो कम से कम 3-4-5 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज होना चाहिए कि जिससे वो वापस से रिवाइव कर सकें। जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, रॉ मटेरियल परचेजेस हैं, सैलरी पेमेंट्स हैं, उसको वापस से हम कैसे सुचारू ढंग से चला सकें, अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकें। कोरोना काल तो सरकार के लिए चुनौती है ही। कोरोना काल के बाद की स्थिति सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मजदूर झारखंड आ रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को झारखंड में रोकने के लिए प्लान ऑफ एक्शन सरकार के पास क्या रहेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कोरोना काल को बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है कि आखिर इसका उपाय क्या होगा। इसके लिए किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसका उपाय सरकार को ही करना है। सरकार की नीति क्या रहेगी? आज बात सियासत पर नहीं होगी, आज बात नीति पर होगी। कोरोना ने एक बड़े श्रमिक वर्ग को बेरोजगार किया है, इसलिए सूबे में लौट रहे मजदूरों के लिए कृषि और इससे जुड़े प्रक्षेत्र पर सरकार का फोकस है। एक रिपोर्ट देखिए कि सरकार का फोकस आखिर किधर है। कोरोना संकट के कारण झारखंड में मजदूरों का एक बड़ा समूह आया है। इन्हें काम की दरकार है। अकेले मनरेगा से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कई क्षेत्रों में काम करना होगा। इसका रोड मैप राज्य सरकार तैयार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो मजदूर आए हैं उनको नरेगा के काम में लगाया गया है और मनरेगा में वही सारे काम लिए जा रहे हैं जिसका कि कृषि या प्राकृतिक संसाधन के सुदृढ़ीकरण से संबंधित जो कार्यक्रम है, लैंड लेवलिंग है या प्लांटेशन है, ये सभी तरह की चीज़ें की जा रही हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। आज की तारीख में लगभग 68% आबादी कृषि पर निर्भर है, जबकि झारखंड में उद्योगों के लिए भी अच्छा अवसर है। कोरोना संकट में बेरोजगार हाथों को काम देना है राज्य सरकार की ये बड़ी जवाबदेही है। इधर राज्य सरकार महिला, किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मदद देकर मजबूत करने की योजना बना रही है। वो तो पहले हम लोग मनरेगा से ही काम करा रहे थे कि लोगों को रोजगार मिले। आज करीब 2,96,000 लोग जो है आपका रोजगार कर ही रहा है मनरेगा के तहत। ये वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा हम लोग पहले ही कुछ योजना के लिए दिए थे। कोविड-19 को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कुछ पैसा जो है, जो महिला किसान है उसके रोजगार की दिशा में, उसका कृषि में उन्नत करने के लिए वो पैसा को खर्चा किया जाए। जो हमारा यहाँ पर जो आकलन है 1,30,000 महिला किसान है, तो उसके कुछ पैसा देने के लिए और कैसे करके दिया जा सकता है। और हमारा यहाँ पर डे 26 लाख अंडा का ज़रूरत होता है। कुछ दिन पहले प्रोडक्शन भी हो रहा था, तो पलामू को 2-4 जगह वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं जी कि बहुत जल्द हम लोग कोशिश करें कि उसको पुनर्जीवित करके, तो है भी अभी लेकिन हो नहीं प्रोडक्शन, तो 5 लाख प्रोडक्शन हो। और इसका लिए हम लोग हेमंत सरकार के लिए लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना बड़ी चुनौती है, फिर भी सरकार के स्तर से काम चल रहा है। राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो लॉकडाउन में एक और जहां पूरे उद्योग धंधे तो बंद है, ऐसे में मनरेगा योजना राज्य के बेरोजगार ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। आप देखिए कि मनरेगा यहां के ग्रामीणों की कैसे मदद कर रही है इस लॉकडाउन में, इस रिपोर्ट के जरिए। देश कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन है। बीते 45 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है उद्योग धंधों को ठप हुए। इस बीच मनरेगा योजना सरकार और ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रविवार के दिन तक पूरे राज्य में मनरेगा की करीब 7300 योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि राज्य के 4047 पंचायतों में ये योजनाएं चल रही है, जिसके जरिए करीब 2,49,000
90,000 ग्रामीणों को रोजाना काम मिल रहा है। पहल हम लोग का विभाग का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहल से आज करीब करीब 2,90,000 जो मनरेगा का मजदूरी अब कर रहे हैं। अभी हमारा यहाँ 7,200 या 7,300 मानकर चलिए कि स्कीम हमारा शुरुआत की है। उसमें मैक्सिमम योजना जो है जल समृद्धि वाला योजना है और 4,047 पंचायत में काम हम लोग शुरू कर दिए। प्रवासी मजदूर अभी आ रहे हैं, उन लोगों का लिस्ट करना होगा। 14 दिन बाद क्वारंटाइन के बाद फिर उनके भी मजदूरी देने के हम लोग व्यवस्था करने के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड सरकार ने पहले भी साफ कहा है कि मनरेगा के जरिए राज्य के ग्रामीणों के साथ बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि करीब 40 लाख लोग अभी तक मनरेगा से रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें आसानी से रोजगार इस योजना के जरिए सरकार दे सकती है। साथ ही नए ग्रामीणों को भी इससे जोड़ने की कवायद चल रही है। तक मनरेगा का पेमेंट के बारे में बात अक्सर समाचार पत्र आपके माध्यम से उठता है, डेली उन लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। मास्टर रोल को हम लोग भेजते हैं निफ्टी और डायरेक्ट उसका अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन हम लोग ने उसको सुनिश्चित कर दिए कि लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो पहले महीना, 2 महीना, 4 महीना जो है विद इन 7 डेज के अंदर, 2 दिन में हो 4 दिन में हो, उसका पैसा उसको मिल ही रहा है। मनरेगा योजना के जरिए लाखों परिवारों का भरण पोषण इस संकट की घड़ी में चल रहा है। इस बीच 3 नई योजनाओं की शुरुआत भी बीते सप्ताह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर चुके हैं, जिससे ये उम्मीद जगी है कि राज्य की करीब 1 करोड़ की आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अब हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हैं, उनके साथ चैम्बर के कुछ सदस्य हैं। हमारे साथ अभिषेक धनबाद से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी चैम्बर के कुछ सदस्य हैं। और पूर्व चैम्बर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया साहब भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे इन सभी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा रोजगार पर हो रही है। आज कोई सियासी चर्चा नहीं है, आज चर्चा इस बात की हो रही है कि झारखंड को आखिर आगे कैसे लेके जाना है। एक बहुत विकराल स्थिति है। अगर आंकड़ों को देखें तो 47.1% यानी लगभग आधा झारखंड बेरोजगार है। ये तो वो हैं जो आंकड़े कह रहे हैं, यानी जिनके ये आंकड़े उन लोगों से ही जनरेट होते हैं ना, जो जिनके बारे में हमारे पास डेटा उपलब्ध होता है। और वो लोग जिनका हमारे पास डेटा ही नहीं है, जो सुदूरवर्ती चाईबासा, जो सुदूरवर्ती लोहरदगा, जो सुदूरवर्ती बिशुनपुर में है, उनके बारे में तो हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो शुरुआत हम अन्नी के पास ही चलते हैं। अन्नी, चूंकि आप जमशेदपुर में खड़ी हैं, जमशेदपुर वो क्षेत्र जहां पर आदित्यपुर में कई कंपनियां बंद हो गई सिर्फ इस कारण से क्योंकि बिजली का जो बकाया है वो भुगतान नहीं कर पा रहे थे। बिजली का बिल इतना ज्यादा था, बिजली इतनी महंगी थी। ऐसी स्थिति में फिर लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन में उद्योग धंधे बिल्कुल बंद हैं। तो क्या लगता है अब आखिर ये जो विकराल स्थिति है इसका क्या समाधान किया जाए? आपके साथ जो लोग हैं उनसे इसकी चर्चा करें। बिल्कुल अभिषेक, और जो आपने बिजली की बात कही, सिर्फ बिजली ही नहीं, आपको बता दूं कि जो आदित्यपुर में जो स्मॉल इंडस्ट्री एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो टाटा मोटर्स पर निर्भर हैं, उनके पार्ट्स बनाती हैं जो ज्यादातर कंपनियां हैं। और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों से जो वाहन उद्योग है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें आर्थिक मंदी छाई हुई है। और जब ऑर्डर ही नहीं है तो फिर छोटे पार्ट्स बनेंगे कैसे? तो पहले से ही 1.5 साल से औद्योगिक क्षेत्र में मंदी छाई हुई थी, काम धंधा लगभग बंद था। और इस बीच लॉकडाउन हो गया और जो भी थोड़ा बहुत काम हो रहा था वो भी बंद हो गया। अभिषेक, हमारे साथ एशिया से जो आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन से राजकुमार संघी जी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं और कार्यकारिणी सदस्य हैं। सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त चैम्बर से जुड़े सुरेश संथालिया जी हैं। और मेरे पास यहाँ पर भरत वसानी जी हैं जो महासचिव सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। तो ये ज़्यादा लोगों को हमने खड़ा नहीं किया क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और आपने जो ये मुद्दा उठाया कि भाई कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा, कैसे जो है बेरोजगारी पे हम कंट्रोल करेंगे, जब हम तमिलनाडु और झारखंड पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतलब बेरोजगारी दर में हम ज़्यादा दिख रहे हैं, जो आंकड़े अभी नए आए हैं। तो अभिषेक, हम बात की शुरुआत एशिया से करते हैं। एशिया के जो प्रतिनिधि हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आदित्यपुर सेक्टर की हालत
हालत खराब है, प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, लगभग आधा झारखंड बेरोजगार हो गया है, कैसे उभरेगा? क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? इसमें सरकार को सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इसमें आगे बढ़ कर के पहल करना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर के लिए और सारे दुकानदारों के लिए, कम से कम एमएसएमई सेक्टर के लिए हम लोग पिछले 1.5 साल से मंदी के माहौल में जी रहे हैं और अचानक यह लॉकडाउन हो जाने की वजह से सारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। कैसे पहल, मतलब जैसे अगर कम शब्दों में बताना चाहें सरकार को, पहल क्या होनी चाहिए? इसमें कम से कम सरकार को अभी ये करना चाहिए कि धीरे धीरे जो इन्होंने जो गाइडलाइंस जो इन्होंने तय किए हैं और इंडस्ट्री खोले और कम से कम और ऋण हम लोगों को सुगमता से उपलब्ध करवाएं, ताकि जो अभी आर्थिक मंदी के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, बिजली का भार है, वर्कर का पेमेंट है सारा, तो उससे हम लोग उभरें। तो धीरे धीरे अगर ये दौर, अगर भगवान ईश्वर चाहेगा तो यह दौर हमारा फिर से पुनः वापस आ जाएगा। संथालिया जी, आप बताइए, आप सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े, एक व्यापक तौर पर आप लोग का कार्य रहता है, ये पूरा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अब कैसे उभरेगा झारखंड? बेरोजगारी पर कैसे हम काबू पाएंगे जब आधा झारखंड कहा जा रहा है कि वो बेरोजगार है? 47.2% बताया जा रहा है आंकड़ों में। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, सच्चाई तो और भी भयावह होगी। देखिए, आपने जो आंकड़े अभी बताए और रियली अगर उसको हम अमल में लाएं तो भयावह आंकड़े हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद वो आंकड़े और भयावह हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या है ना, सरकार और उद्यमी मिल के चलना पड़ेगा और मिल के तभी चल सकते हैं जब विश्वास का माहौल पैदा होगा। तब अभी मान लीजिए जो प्रवासी मजदूरों के बारे में जो सरकार सोच रही है कि कहीं ना कहीं उसको नियोजन करना पड़ेगा और लॉकडाउन के बाद जो उद्योग खुलेंगे वो तुरंत तैयार नहीं है कि वो श्रमिकों का नियोजन कर सके, क्योंकि काम ही नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा अभी कि टाटा मोटर्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 1.5 साल से मंदी के मार से गुजर रहा है, तो निश्चित रूप से अभी भी वो मंदी का मार से गुजरेगा। और जिस तरह से कोविड-19 का जो गाइडलाइन है कि हमको 50% में और 25% वर्क करना है, तो वो सब बैरियर को तोड़ना होगा। ठीक है, तोड़ना होगा। अभिषेक और भरत वसानी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। जब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं और दूसरे राज्यों में जिस दर से कार्य कर रहे थे, क्या यहाँ पर उनको मुहैया हो पाएगा? जब पहले से ही बेरोजगारी बढ़ी हुई और लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन देंगे सरकार को? वसानी जी, वहाँ पर प्रतिदिन वो जितना कमाते थे, यहाँ पर शायद 190 रुपया भी मिल पाना मुश्किल होगा ऐसे समय में जब उद्योगों की हालत खराब है, कैसे निपटेगी सरकार? देखिए अनी जी, आपने बहुत सही बात कही और ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि हम लोग झारखंड की आधी आबादी बेरोजगार है। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि ये एक स्वास्थ्य संकट से मानवीय संकट की ओर बढ़ रहा है ये हमारा राज्य, और इसे तुरंत ही देखना पड़ेगा। आपने कहा कि 190 रुपया भी प्रतिमाह मिलना मुश्किल है, तो ये तो केंद्र सरकार की अपनी भी नीति है। केंद्र सरकार का मनरेगा के रेट राज्यों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर आप 200 रुपया भी नहीं दे सकते, किसी राज्य में 350 रुपया तक भी मिल रहा है। तो ये तो सरकार ने जो अपने तय किया है उस पर है। क्या करना चाहिए अभी सरकार को इस हालात में? सरकार को जैसा आज हरियाणा सरकार ने कहा कि भाई मेरे पास 1 लाख लेबर रजिस्टर हो चुके हैं वापस आने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं अपना परिवार यहाँ छोड़कर, एक बार उन्हें पुनः उस जगह पर भेजा जाए और जो स्किल्ड अनस्किल्ड का लेबर जो हमारे राज्य में रह जाएंगे उसकी एक सूची बनाकर सभी एसोसिएशन को दी जाए कि ये सूची इस डिस्ट्रिक्ट में स्किल्ड लेबर की इतनी है और अनस्किल्ड लेबर की इतनी है। उसके पश्चात एसोसिएशन आगे बढ़कर अपने सदस्यों से कहेगा कि इसमें से कितने लोगों को आप अपने यहाँ रख सकते हैं, तभी ही ये संभव है। अन्यथा ऐसे में बोल दूं कि हाँ मैं 10 आदमी को रख लूंगा जबकि मैं अपने आदमियों को तो पगार नहीं दे पा रहा हूँ। तो देखिए, वसानी जी ने भी कुछ एक उदाहरण दिया हरियाणा सरकार का। अभिषेक, तो हम ऐसा कदम यहाँ भी उठा सकते हैं अगर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, क्योंकि स्वास्थ्य संकट से मानवीय संकट की तरफ जब जा रहे हैं तो इसका निदान तो सिर्फ परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि स्थायी तौर पर इसको निकालना होगा, क्योंकि इसका मूल यही है अभिषेक कि लोग अपने अपने राज्यों से बाहर गए क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिला। तो झारखंड में पहले से रोजगार की कमी थी, इस बात को मानना होगा कि इसके बावजूद कि आज हम इंडस्ट्रियल राजधानी
राजधानी में खड़े हैं। राज्य की औद्योगिक राजधानी कहलाती है जमशेदपुर और आसपास इतने उद्योग धंधे हैं, उसके बाद भी अगर पूरे राज्य से 7 लाख की आबादी बाहर जाती है तो ये उन सभी सरकारों पर सवाल है जो अब तक यहाँ पर शासन किए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। अभिषेक, तो अब जब ये हालात अब इस तरह से विकराल रूप में हमारे पास आएंगे तो ये जो जितने सलाहें अभी इन लोगों ने दी उस पर अमल करना होगा। और सबसे बड़ी बात तो जो सुंथालिया जी ने कही कि विश्वास जमाना होगा, और एशिया के प्रतिनिधि जो राजकुमार जी ने कही कि उद्योग तो खोलना होगा, भले उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ये सारी चीजें सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन उद्योग खोलना होगा, रियायतें देनी होंगी, जो ऋण दर है कम करने होंगे, तभी सरवाइव कर पाएंगे उद्योग। अभिषेक जी, चलिए अन्नी एक बार रुक करते हैं। अभिषेक का भी धनबाद में वो भी कुछ लोगों से के साथ खड़े हैं जो कि उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर धनबाद की बात करें, कोयलांचल के नाम से जाना जाता है धनबाद, कोयले से जुड़ी जो अगर बात करें उस क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार का साधन कोयला, हार्ड कोक यही है। तो वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस बेरोजगारी, जो उद्योग धंधे से जुड़े लोग हैं उनका क्या कहना है कि ये बेरोजगारी नाम का जो राक्षस है, इसे अगर हमें मारना है तो हम कैसे मारें? बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि इस वक्त में कोरोना वायरस के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा खतरा है तो वह है अर्थव्यवस्था का संकट, जो रोजी रोटी छिन गई है, कारण ही बंद हो गए हैं, या कहें कि सबका जो धंधा बढ़िया से पहले चल रहा था इस वक्त में सभी प्रभावित है। जिनका धंधा पहले से बंद है उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त में ऐसा कोई नहीं है जो उद्योग जगत का हो, व्यापारी हो, वो सभी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का व्यापारी हो या 1 करोड़ का हो या उससे भी ज्यादा का हो, सवाल यह है कि हर कोई प्रभावित हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन है? परेशान वो है जो सामान्य छोटे और मझोले कोष्ठ के व्यापारी हैं। और हमारे धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं सभी जिला के अलग अलग प्रखंडों में और विभिन्न क्षेत्रों में, तो अगर कहें कि ये जो है व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले तो उनकी तारीफ आपको करा दें कि कौन कौन गेस्ट हमारे बीच है। सबसे पहले हम आपको तारीफ कराने ले चलते हैं। ये है चेतन गोयनका जी, ये जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं चेतन जी। और हमारे ठीक इनके बगल में जो है आप देखिए, ये है राजेश गुप्ता जी, ये धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और ठीक इनके बगल में जो है वो जो है वो तीसरा जो नाम है बैंक मोड़ के सर्वेक्षण जयप्रकाश चौरसिया जी हैं, तीसरा नाम जो आपको बता रहा था। और ठीक इनके बगल में प्रभात सुरोलिया जी हैं, इस वक्त में बैंक मोड़ धनबाद का एक तरह से कहें कि बिल्कुल हार्ट है और उसके अध्यक्ष हैं। और जो ठीक इनके बगल में प्रभात जी के बगल में है वो 5वां नाम जो है संजय लोधा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। तो ये 5 हमारे बीच जो मेहमान हैं, इनसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं चेतन गोयनका जी, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त में धनबाद में जो अभी तक हालात बना हुआ है, चूंकि 48 दिन हो चुके हैं, इन 48 दिनों में व्यापार सभी बंद है, तो इस वक्त में क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि उद्योग व्यापार जीवित हो सके? और खासतौर पे वैसे कौन से उद्योग है जिसको अभी लॉकडाउन के बाद सबसे पहले खोलने की जरूरत है ताकि जो रोजी रोटी जो बंद है वो ठीक से चल पड़े? अभी फिलहाल सरकार और व्यापारी दोनों की स्थिति नाजुक है। सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है और व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार द्वारा तीसरे लॉकडाउन के अंदर केंद्र सरकार का जो निर्णय था कि कुछ दुकानों को इस लॉकडाउन पीरियड में ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो भी दुकानें हैं उस दुकानों को कुछ राहत मिलना चाहिए, लॉकडाउन के पीरियड में छूट मिलनी चाहिए। मेरा आग्रह होगा राज्य सरकार से कि इसमें कुछ छूट दिया जाए। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि व्यापारी वर्ग जो है, मध्यम वर्ग व्यापारी जो है, उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जो भी बैंक से लोन लिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट जो 10% से 11% करीब लगता है, तो मैं चाहूंगा कम से कम बैंक इंटरेस्ट को 7% या 6% किया जाए। एफडी के अंदर बैंक इंटरेस्ट देती है वही इंटरेस्ट व्यापारियों का लगे ताकि सरकार को भी उसका नुकसान नहीं होगा और व्यापारियों को भी इसका नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि बिजली बिल में जो फिक्स चार्ज लगता है वो
काफी उद्योगपति को काफी बड़ा अमाउंट लगता है और छोटे छोटे व्यवसायियों को भी लगता है, तो फिक्स चार्ज को आसानी से इसको रिलीफ दिया जा सकता है। तो इसकी भी मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। एक और सवाल है कि राजेश जी, इस वक्त में उद्योग को जिंदा करने की जरूरत है, जो रोजी रोटी बंद हो गई है, तो ऐसे में सामान्य व्यापारी जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए क्या सुझाव होगा कि कैसे उसको जीवित किया जाए और सरकार उसमें कैसे मदद कर सकती है, क्या उपाय क्या है? देखिए, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें लगभग छोटे व्यापारियों की पूंजी ही खत्म हो रही है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो जस का तस है और इनकम बंद है। तो अब ये स्थिति आएगी कि कई लोगों की पूंजी ही गायब हो जाएगी, या तो वो व्यापार बंद कर दे, नहीं तो सरकार जब तक राज्य सरकार गारंटी लेकर के बैंकों से ऋण दिलवाए और कम रेट पे दिलवाए। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एसएमई सेक्टर को 2% की सब्सिडी देकर रखी है, मेरा सुझाव होगा कि राज्य सरकार भी इस तरह की सब्सिडी अपने स्तर से दे कि लोन हम लेंगे, उसका अगर 8% ब्याज लगता है तो उसका 2% राज्य सरकार दे, जिससे कि हम लोग को जो पूंजी हर एक उत्साह बढ़ेगा। दूसरी चीज की देखिए, जब तक हम तनाव मुक्त नहीं होंगे हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जो व्यवसायियों पे अभी तक जो कानूनी मामले चल रहे थे या विभागीय मामले चल रहे थे, मैं चाहूंगा उनको खत्म नहीं तो अगले 2 साल तक उसको शिथिल कर दें, ताकि हम चिंता मुक्त व्यापार कर सके। और हम जब तक व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, राज्य को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। और एक और चीज है कि यहाँ जो झारखंड में बाहर से जो इतने लेबर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद जो इंडस्ट्रियल जो टाउन्स थे, वहां पे कोरोना की ये स्थिति है कि वहां पे शायद उत्पादन चालू होने में अभी महीनों लगेंगे। और वो क्योंकि लेबर भी जो वहां से चले आए हैं, तो उन लेबरों को यहाँ पे हमको काम देना है। और व्यवसायिक अगर झारखंड सरकार इसका अगर फायदा उठाएगी कि वो स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ आ गए हैं वापस, अगर छोटे और मंझले उद्योग को यहाँ पे अगर बढ़ावा दिया जाए, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम जो सरकार का है उसको इफेक्टिव करके, बहुत मार्केबल बात कहा आपने कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाकर नए उद्योग को जीवित किया जा सकता है। एकदम निश्चित रूप से इससे दोहरी फायदा होगा कि वो लेबर जो बाहर से आए हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाएगा, और जो सप्लाई चेन जो छूट रहा है बड़े शहरों से, वो अगर लोगों को यहीं पे माल उपलब्ध हो जाएगा तो हमारा व्यापार भी फल फूलेगा। सर, यहाँ पे होटल व्यवसाय भी बहुत बड़ा व्यवसाय रहा है, रोजगार देने के दृष्टिकोण से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टूरिज्म के झारखंड में टूरिज्म का एक बड़ा रहा है कि यहाँ पे टूरिज्म का विकास अगर किया जाए तो बहुत बड़ा ये रोजगार का साधन बन सकता है। धनबाद बहुत ही स्ट्रैटेजिकल जगह पर है। राज्य में एक तरफ माइथन डैम है, एक तरफ तोपचाची झील है, बगल में ही पारसनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पर तो एक चेन बनाया जा सकता है पर्यटन का। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, कोल बेल्ट को भी घुमा सकते हैं। और इसको हम लोग बहुत बड़े संख्या में लोग हैं जो नीचे माइनिंग को नहीं देखे हैं। एक माइनिंग को हम लोग को मॉडल बना देना चाहिए, जैसे मुनिडी है, उसमें लोगों को नीचे जाकर माइंस को देखने की छूट देनी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज होगा। सवाल है कि हम लोग घूमने के लिए गैंगटोक जाते हैं, उत्तर पूर्व के कई जगह जाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अगर कोयला को दिखाने के लिए कोई अंडरग्राउंड माइंस है, ओपन कास्ट माइंस है, तो इसको भी तो दिखा के हम लाभ कमा ही सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, और अगर इस दिशा में कुछ होटल व्यवसाय भी बढ़ेगा, यहाँ टूरिज्म से रिलेटेड जितने चीजें हैं वो सारे के सारे बढ़ेंगे। जी, बहुत बढ़िया सलाह दिया है। सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे प्रभात सूर्य जी, चूंकि आप बैंक मोड़ से आते हैं और बैंक मोड़ जो है वो अगर कहें कि धनबाद का हार्ट है, जान है, तो यहाँ पे क्या उद्योग व्यवसाय जो है और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश में अब 2 तरह के काल है, एक कोरोना का वर्तमान काल और एक भविष्य काल। वर्तमान काल में व्यवसायियों को सबसे जो है राहत देने का ये है कि उनकी दुकानें खुलवाई जाए,
आज हम देखेंगे कि ट्रेनें रिज्यूम हो रही हैं, बहुत सारी सर्विसेज रिज्यूम हो रही है, तो व्यवसायियों को भी अब दुकान खोलना होगा, उनकी दुकानें खोलने का इजाजत दिया गया। क्योंकि मैं इसका कारण भी देना चाहता हूं कि व्यवसायियों के पास में अब कोई पूंजी नहीं बची है। उनकी अगर पूंजी है उनके पास में तो वो है स्टॉक जो दुकानों में और गोदामों में बंद है, और दूसरी उनकी पूंजी है डेटर्स जो उनको लेनदारियां लेनी है, जो उनको मिल नहीं रहा है। तो आज उनको अगर अपना घर परिवार भी चलाना है तो उनके पास पैसे की कमी है, तो उनकी दुकानें खोलने दी जाए, कुछ समय के लिए दी जाए, अंतराल के बाद दी जाए, ताकि ये सेक्टर उस राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पटरी पे है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के बाद में स्थिति जो है का झटका लगने वाला है, क्योंकि अब इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि व्यवसायियों के पास में व्यवसायियों के लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। आज किसानों को राहत दिया जाता, कर्जा माफ होता है, 10 करोड़ व्यवसायी है तो उसके एम्प्लॉय है, तो टोटल इस देश में 50 करोड़ लोग लगभग पूरे व्यवसायी के साथ में डिपेंड है। अभिषेक, एक बात तो है, आपके साथ चर्चा से एक बात तो बहुत अच्छी हमारे सामने आई कि धनबाद में 2 तरह के जो सजेशंस आए हैं धनबाद से वो बहुत अच्छे आए कि पहला कि सरकार को एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है, और दूसरा कोल्ड टूरिज्म की बात एक धनबाद में जो आपके साथ एक शख्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि धनबाद में जिस तरीके से कोयले का खनन होता है एक कोल्ड टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है धनबाद में, और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। खैर हमारे साथ गुणवंत सिंह भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजीत गड़ोदिया साहब। सबसे पहले गुणवंत जी का मैं रुख करूंगा। गुणवंत जी, बेरोजगारी झारखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, 47.1%। अब जाहिर सी बात है जब तक उद्योग धंधों को विकसित नहीं किया जाए तब तक इस बेरोजगारी को तो हराया नहीं जा सकता। तो आखिर आपकी तरफ से इस बेरोजगारी को हराने के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है? आपको क्या लगता है सरकार को कहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, कहां उसको प्लान ऑफ एक्शन को मजबूत करने की जरूरत है? आपकी तरफ से कुछ सजेशंस। मेरा इस समय में सिर्फ ये सजेशन होगा, देखिए सरकार अपनी ओर से बहुत अच्छे प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब सिर्फ सरकार के प्रयास से या किसी एक के प्रयास से ये काम नहीं होना है, इसमें सभी लोगों का योगदान होना चाहिए, उद्योग का भी हो, अन्य लोगों का भी हो, और उस प्रयास में सभी लोग चाहें कि इसको हम लोग अच्छे से सामने ला सके। तो उसके लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उद्योगों को सामने लाने के लिए हर हाल में सरकार को इस बात का ध्यान देना होगा कि उद्योग भी एक ऐसी जगह है जहां से कि हम लोग अपने लोगों को मजबूत कर सकते हैं, इसमें नए रोजगार ला सकते हैं। तो उद्योग जैसे अभी सलाह आपने बताई कि आई है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना है, मतलब कहने का है कि ऋण के विषय में कहा गया है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जिस समय हम लोग बंद रहेगा तो हमारे खर्चे नहीं रुक सकते हैं, हमारा ऋण जितना है बैंक से कर्ज है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। आज बिजली विभाग का भी हमारे यहाँ मिनिमम गारंटी आया हुआ है। तो इस प्रकार के जितने खर्च हम पर लगे हुए हैं, तो इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है कि सरकारी कामकाज बिल्कुल बंद हो गए हैं। सरकार में जितने जिस क्षेत्रों में काम चलते थे हमारी छड़ की बिक्री अगर नहीं आएगी उसमें, तो ये तो पक्की बात है कि हम बना के भी बेच नहीं पाएंगे। तो हम बना के बेच नहीं पाएंगे तो हमारे उद्योग धंधे फिर ठप पड़ेंगे। तो बाजार में मांग इसी कैसे क्रिएट हो, हर उद्योग को धीरे धीरे आगे लाना होगा। अब हर उद्योग की तरफ देखेंगे तभी होगा। हम चाहेंगे कि हमारी मांग क्रिएट हो तभी तो हम बाजार में आएंगे। तो इस समय में जितने सरकारी कामकाज बंद है तो ये सब चीजें रुकी हुई हैं, और उसके साथ साथ में एक ये हो रहा है कि यहाँ के लोग वहां के लोग यहाँ जो वापस आ गए अपने प्रदेश के लोग, इसके वजह से तो और भी परेशानी बढ़ने वाली है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले जितने अंग हैं, जैसे उसमें हम उद्योग को भी मानते हैं, हम छोटा हमको समझते होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन उद्योग एक बहुत बड़ा सृजन है ऐसा जिससे कि बहुत सारे उद्योग डायरेक्ट माने रोजगार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे रोजगार बढ़ते हैं। तो इसके प्रति अगर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा एक अंग ये भी मजबूत होगा और ये सलाह के लिए आपका मजबूत होगा। चलिए रंजीत साहब, अभी आपने सुना, धनबाद की बातें भी आपने सुनी, जमशेदपुर की भी बातें सुनी आपने, और साथ ही गुणवंत साहब को भी सुना। अब आपके हिसाब से क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ईमानदारी पूर्वक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक व्यापारियों और उद्यमियों की बातों को सुनना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस को भी, हमारे जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं,
और ब्यूरोक्रेट्स को भी, और खासकर मुख्यमंत्री जी को ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारी बातों को सुने और उसमें अमल करें, केवल आश्वासन न दें। का मतलब भी समझा दीजिए, इस ईमानदारी पूर्वक का मतलब भी समझा दीजिए। देखिए, ईमानदारी पूर्वक का मतलब ये हुआ कि मुंह पे कुछ कहना और काम नहीं होना। हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हम जाते हैं प्रशासन के पास में, ऑफिसर्स के पास में, ब्यूरोक्रेट्स के पास में, सारी बातें हमारी सुनी जाती है, हमको आश्वासन दिया जाता है, बट आश्वासनों पर अमल नहीं होता है। 4-4 साल 5-5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं पॉलिसीज में, हम लोग जो रिक्वेस्ट किए हैं कभी भी काम नहीं होता है, तो हम लोग लास्ट में निराशा हमको हाथ लगती है और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। आज मैं बता रहा हूं कि ये व्यापार और उद्योग की बहुत बड़ी समस्या है कि रोजगार दें लोगों को। अगर उद्योग और व्यापार चलेंगे तभी हम रोजगार दे पाएंगे। एक महीने, 2 महीने, 3 महीने हम बैठाकर सैलरी बांट सकते हैं, बट ये सरकार हमसे उम्मीद करे कि हम जिंदगी भर बैठा के व्यापार बंद हो जाए और हम सैलरी देते रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं, सरकार भी समझ रही है। तो इसके लिए सबसे सर्वप्रथम तो व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री जी को वार्ता करनी पड़ेगी, उनसे आश्वासन लेना, उनसे सुझाव लेने पड़ेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और सुझाव कैसे भी आए उनको उसको समझना पड़ेगा कि आज के दिन ये ऐसा सिचुएशन है कि जिंदगी में किसी ने पहले कभी नहीं देखा है। 50-51 दिनों से हम लोग खाली बैठे हैं घर में अपने, कुछ नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे हैं कि बीमारी कब जाएगी, और ये बीमारी बढ़ रही है हमारे देश में, हम लोग सब लोग देख रहे हैं। आज 50 दिनों से हमारे मजदूर भाई लोग जो दूसरे राज्यों में अपना जीवन यापन करते थे, रोजगार करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, सारे तरह के उपाय करके अपनी आजीविका अपने परिवार की चला रहे थे, वो सब लोग लौटना चाह रहे हैं अपने प्रदेश में, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। और उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो कि वापस जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो पेरेंट इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी जो उनको रोजगार देती थी। तो सरकार को बहुत ही ज्यादा गहन चिंतन करके यहाँ के उद्योग और व्यवसाय को वापस खड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे राज्य में बहुत ही अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी है। अगर सरकार इसको बहुत अच्छे से अमल करे तो यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब बन सकता है और काफी लाखों लोगों को रोजगार इसमें मिल सकता है। आप देखोगे उधर लुधियाना की तरफ जाओगे, अमृतसर लुधियाना, तो वहां पे काफी झारखंड के और बिहार के वर्कर्स हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बट इसके लिए सरकार को एकदम बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आएगी लैंड की, क्योंकि सर लैंड, आदिवासी लैंड की समस्या है, सरकार के पास लैंड की कमी है और उद्योग बिना लैंड के नहीं लग सकते हैं। इसके अलावा छोटे व्यवसाय जो है उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आज यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो छोटा व्यवसाय करके भी अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो कि अगर पूरी गिनती आप की जाए तो लाखों में, करोड़ों में हो जाती है। तो सरकार को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। बातें छोटी लगेगी, हो सकता है कि अधिकारियों को लगे कि ये छोटी छोटी बातें कर रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आज हम लोगों को जिंदा रखेगी। छोटे व्यवसायी छोटी बातों से जिंदा रहेगा। छोटी व्यवसायी को बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती है, लेकिन राज्य को संभालना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी यहाँ के अधिकारियों को। आज पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास खबर आ रही है कि श्रम विभाग के कुछ अधिकारी जो हैं वो फैक्ट्री में जा रहे हैं और जहां भी कुछ त्रुटियां मिल रही है तो उनको भयादोहन अभी भी इंडस्ट्रीज वालों का हो रहा है। ये आज की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो इस समय भी अगर वो हैंड होल्डिंग नहीं करके, ये एपिडेमिक की स्थिति है, किसी को पहले से पता नहीं था कि भाई हमको क्या अपने फैक्ट्री को चालू करने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। तो अगर कोई इंस्पेक्टर या कोई भी अधिकारी जाता है तो उनको बताना पड़ेगा कि देखिए आपके यहाँ पे ये कमी है, इसको ठीक कीजिए। दोबारा जाने पर वो कमी सुधरती नहीं है तो फिर उसके बाद दंड जो देना है वो दे। बट ये पहले विजिट में ही ये लोग भयादोहन चालू कर दिए हैं। तो इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा अधिकारियों को, नहीं तो बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। अधिकारी समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल। चलिए अन्नी के पास चलते हैं हम एक बार। अन्नी, अब तक बहुत अच्छी बात रंजीत जी ने एक कही कि भाई सरकार जो गरीब तबके का आ रहा है उसको तो राशन दे रही है, उसको राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि भाई जो आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी मत रोकिए, उनको सैलरी देते जाइए। पर लॉकडाउन खुलेगा कब? आखिर एक व्यवसायी जो है वो भी कब तक सैलरी दे सकता है? इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्या किसी के पास है? आप अपने यहाँ चर्चा करें जमशेदपुर में इसे लेकर के। बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगी कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भालोटिया जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और जो आपने पूछा कि आखिर जो बड़ा व्यवसायी है वो कब तक जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उस वक्त उस हालातों में वेतन देता रहेगा जब खुद उसकी फैक्ट्री बंद है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? भालोटिया जी, जो एक बात आ रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई वेतन ना काटे, लेकिन इंडस्ट्री चल नहीं रही है, तो जो मालिक है उसके पास भी तो आ नहीं रहे हैं पैसे की, वो फिर उस पैसों को अपने कर्मचारियों में बांटे। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा इसका? सर्वप्रथम मैं न्यूज 11 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को बखूबी से आप उठा रहे हैं।
दूसरी बात, नो वर्क नो पे, ये आदित्यपुर इंडस्ट्रीज के अंदर में ये हम लोग का सिस्टम शुरू से रहा हुआ है। और मार्च महीने में भी करीब करीब 7-8 दिन काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने एमेकेबली सेटलमेंट करके आपस में करके सब पूरे मार्च का पेमेंट दिया। अप्रैल महीना पूरा ब्लैंक गया है, कोई भी एक दिन भी वर्किंग उसमें नहीं हुआ। तो इस स्थिति में जबकि एमएसएमई सेक्टर, पूरा उद्योग जगत आज पूरी बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है, और उस कंडीशन में अगर हम लोग लेबर का पेमेंट देते हैं तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुखद स्थिति है लोगों के पास। कैसे ठीक होगा फिर, क्या समाधान है कि कैसे ये समाधान इसका ये है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोग सरकार से आज 1.5 महीने से गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों ने 3 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मेल किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स तक नहीं लिया गया। आज 1800 हमारे मेंबर हमारे सिंगभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के, जिसके अंदर मोर देन 800 से 1000 के आसपास इंडस्ट्री मेंबर्स है। वो लोग रोज सुबह शाम पूछते रहते हैं हम लोगों से। हम लोगों ने बाकी एसोसिएशन से भी कंसल्ट किया, हमारे जो जमशेदपुर में है इंडस्ट्री से रिलेटेड। सबका एक ही कहना है कि आखिर कब तक हम लोग इसको बर्दाश्त कर सकें। बिजली की मार अलग चल रही है, बैंक का इंटरेस्ट का पेमेंट अलग करना पड़ेगा। तो आखिर सरकार इसके अंदर में कोई राहत की घोषणा नहीं करती है। तो मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो चुका है और पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे फिर पहुंच चुका है। सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और हम लोगों ने हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से 3 दिन पहले हम लोग का चैम्बर का डेलीगेशन जाके उनसे मिला, उनसे भी हम लोगों ने गुहार लगाई कि आप हम लोग की बातों को पहुंचाइए वहाँ तक। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम बात करेंगे और देखते हैं क्या। लेकिन जब तक सरकार के तरफ से कोई भी बड़ा राहत पैकेज नहीं मिलेगा, चाहे वो लेबर का पेमेंट हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स चार्जेस का मुद्दा हो, या बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे 2-3 महीने के लिए वो किया जाए। अन्नी यहाँ आपको रोक रहा हूँ, आपकी बात अशोक जी की बात पूरी सुनेंगे। एक बड़ी खबर फिलहाल, उस चर्चा को हम अभी जारी रखते हैं। हमारे साथ गुणवंत सिंह देव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं हम। जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण रोजगार को लेकर के बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बात रखी कि मनरेगा को और सशक्त करने की जरूरत है। मजदूरों के बारे में तो बात हो रही है गुणवंत सिंह जी, लेकिन मजदूरों के अलावा एक मध्यक्रम जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनकी चर्चा अगर हम अभी कर लेते हैं कि उन लोगों की बात कहीं नहीं होती। अकाउंट में पैसे मजदूरों के आ रहे हैं, जो ऊपर का तबका है उसके पास कम से कम इतने पैसे हैं कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है आखिर उसके लिए क्या नीति होनी चाहिए गुणवंत जी? उनके लिए नीति तो नई नीति के हिसाब से ही कुछ निर्धारण करना होगा। अगर ये भी हम निर्धारित करते हैं कि जो मध्य वर्गीय परिवार हैं उनका कुछ भी पैकेज, जैसे जिनकी सैलरी कम है और उनकी सैलरी में पूरे पैसे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, या जो इस तरह से के जो मजदूरों में नहीं है लेकिन उनके अपने आधार कार्ड से या उनकी सोर्स ऑफ इनकम से या बहुत सारी चीजें हैं जिनसे तुरंत से चिन्हित किया जा सकता है। और चिन्हित करने के बाद कम से कम उनके प्रति जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो किसी से मांग भी नहीं सकते, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और वो सबसे बुरी स्थिति में। हरीश्वर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। हरीश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 में आपका। रोजगार का जो प्रतिशत अगर आंकड़ों की बात करें 47.1%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब यूं मान करके चलें कि आधा झारखंड बेरोजगार है। और इस बेरोजगारी, इस संकट में कोरोना काल के बाद अगर हम कोरोना से निकल भी जाते हैं तो ये बेरोजगारी कितनों को ले डूबेगी, कितनों की जान ले लेगी। क्या अब इसका कोई उपाय है, क्या करें आखिर हम? बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ये एक मौसमी बेरोजगारी बता रहा है जी, कि यह आंकड़ा अप्रैल महीने का है और अप्रैल महीने में ऐसे भी देखें तो झारखंड में रोजगार की संभावना कम रहती है। इसीलिए बहुत सारे मजदूर हमारे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करते हैं। माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है। अब देखिएगा कि यह माइग्रेशन शुरू हो जाता है खरीफ के हार्वेस्टिंग के बाद से ही, या कहीं कहीं पर अगर रबी क्रॉप होता है तो उसके बाद लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये था समय जो माइग्रेंट लेबर्स बाहर जाकर के कमाते थे, वो वापस आ गए हैं, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी हुई है। लेकिन ये आंकड़े
यह आंकड़ा एक सिर्फ अनुमान है और बहुत ही अल्प समय का अनुमान है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अनुमान है और ये काफी अल्प समय में लिया गया है, तो इसको बहुत ही ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस समय में बेरोजगारी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि माइग्रेंट लेबरर्स बाहर आ गए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स बाहर से यहां पर आ रहे हैं और धीरे धीरे उनको रोजगार मिलना शुरू होगा। आप देखिएगा इसके बाद अगले महीने में बेरोजगारी कुछ कम होगी, जबकि यहाँ पर खरीफ सीजन शुरू होगा, जिस समय में खेती होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होते हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित रोजगार में लगे होते हैं, तो वहां पर बेरोजगारी कुछ कम होगी। तो ये साल भर का आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है। चलिए, यानी ये एक मौसमी बेरोजगारी का आंकड़ा है। हरीश्वर दयाल साहब ये बता रहे हैं कि ये एक मौसमी बेरोजगारी है। लेकिन हरीश्वर साहब, यहाँ सवाल ये भी तो खड़ा होता है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अभी कई उद्योगपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्योग धंधों से जुड़े हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही उन्होंने कहा कि जो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं उसमें भी लचीलेपन की जरूरत है। अब जैसे अपील की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि भाई अपने एम्प्लॉय की सैलरी जो है उस सैलरी को लगातार जारी रखें, उनकी सैलरी न काटें। और जिस तरीके से अभी हम झारखंड रांची चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे कि भाई कब तक एक उद्योगपति है वो जो है वो सैलरी दे सकता है, आखिर उसकी भी तो कोई लिमिटेशन है। जो गरीब लोग हैं, सरकार उनको राशन दे रही है, उनके अकाउंट में पैसा दे रही है, लेकिन ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं झारखंड को एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है इस बेरोजगारी को लेकर। आखिर वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस फॉर्मेट में हो सकता है, हरीश्वर साहब? परमानेंट सॉल्यूशन अगर देखें हम लोग, देखिए यह जो घटना घटी है, यह एक बहुत ही टेम्पररी घटना है और बहुत ही आकस्मिक है। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, तो इसीलिए हम लोग इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर नहीं हुई होगी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि यहाँ पे रोजगार का सृजन हो, तो ऐसे क्षेत्रों को ज्यादा बढ़ाया जाए, विकास हो जो कि ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देते हैं, अर्थात लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर हैं वहां पर रोजगार का सृजन करना होगा। और यह है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए, कृषि संबंधित जो अन्य व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, रूरल नॉन फार्म सेक्टर है इसको स्ट्रेंथन किया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि रोजगार का सृजन होता था या उसकी संभावना है जो कि अभी कुछ कम रहेगा। जैसे कुछ सेक्टर हैं जो कि आने वाले समय में थोड़ा ज्यादा प्रभावित होंगे, जैसे कि ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बड़े मॉल्स हैं, ये सभी अभी कुछ प्रभावित होंगे, क्योंकि सिर्फ वैसे क्षेत्रों को खोला जा सकता है जहां पर कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू की जा सके, जहां पर लोग दूरी बना करके या प्रिकॉशन लेकर के काम कर सकें। तो इसीलिए कुछ तो प्रभावित होगा, लेकिन जो ज्यादा प्रभावित होंगे उनके लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, जैसे कि मनरेगा का कार्य, वैसे ही कुछ अर्बन सेक्टर में भी, अर्बन एरिया में भी कुछ उस तरह के रोजगार का सृजन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। चलिए, एक बार धनबाद का रुख करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा, बहुत ऐसी बातें कही जो सरकार को भी ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन एक बार जमशेदपुर का रुख करते हैं। अन्नी, जिस तरीके से अभी हमने सुना, हरीश्वर दयाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक अभूतपूर्व संकट है, ऐसा संकट जो कम से कम भारत ने तो पहले कभी नहीं देखा था, और इस संकट से जो लड़ाई है उस लड़ाई भी अभूतपूर्व रहने वाली है। लेकिन कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर इसका बहुत जबरदस्त, मल्टीप्लेक्स सेक्टर है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, जिन सेक्टर पर इसका जबरदस्त असर पड़ा है। अब आपकी बात हम उस समय बीच में छोड़ के चले गए थे, आप अपनी बात पूरी करें। क्या अब हमारा रोल क्या रहने वाला है? जो उद्योग, कल कारखाने जमशेदपुर के हैं, वो अपने आप को कहां देख रहे हैं इस लड़ाई में? बिल्कुल, अभी अशोक भालोटिया जी, अध्यक्ष सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कह रहे थे कि सरकार को कुछ न कुछ राहत पैकेज की घोषणा करनी होगी, क्योंकि कब तक कोई उद्योगपति जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बगैर किसी लाभ को प्राप्त किए वो कैसे सैलरी देता रहेगा। ये तो एक आदर्श स्थिति की कल्पना की जा रही है जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अभिषेक, हमारे साथ सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुरेश सोनथालिया जी जुड़े हैं, उनके पास कुछ सलाह है अभिषेक, क्योंकि अब जब ये बात आ रही है कि ये अभूतपूर्व समय है, जैसा समय पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ विद्वान हालांकि रांची से ये कह रहे थे कि ये मौसमी बेरोजगारी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत लंबा असर छोड़ने वाली है और इसके लिए तैयारी पूरी करनी होगी। कई विद्वानों ने, आपने बताया कि कहा कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी होगी। तो बात करते हैं
बात करते हैं कि क्या कुछ पॉलिसी बननी चाहिए और कैसे इस लड़ाई को करेंगे। अब अशोक जी, कैसे ये लड़ाई जारी रखी जाएगी, कम शब्द में बताइएगा। सरकार को इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लेना होगा और एक दूरगामी सोच के तहत एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अन्यथा इस समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से जो हमारे वर्कर हैं हम उसको नहीं ले पा रहे, हमारी दुकानें बंद यहाँ पर पड़ी, हमारे व्यापारी यहाँ पर मर रहे हैं, और उसके बाद में सरकार की तरफ से मैसेज आता है कि जो 4.5 लाख मजदूर बाहर के आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनको भी आप एडजस्ट कीजिए। तो पहले तो हम लोग जो यहाँ से हमारी फैक्ट्रियों से जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके जो मजदूर बाहर में पहले हम लोग को उनको लेंगे, नए को लाएंगे तो गेट पे बवाल होगा, झमेला होगा। तो पहले जो है उनको एडजस्ट करना है, नए को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनथालिया जी हमारे साथ, उन्होंने एक बहुत अच्छी एक सलाह सोच के रखी है कि अगर थोड़ी ढील होती है लॉकडाउन में और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो खुलती है, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि झारखंड में जो है रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन हो। सोनथालिया जी, आप चाइनीज मार्केट को लेकर कुछ बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना विश्व महामारी जो आई है, पूरा देश चीन के रवैये से परेशान है और बेसिकली यूएस, इटली, स्पेन, जर्मनी, वहाँ के जितने कारखाने हैं वो सब अपने चाइना से हटाना चाहते हैं और वो सब भारत की ओर मूव कर रहे हैं। तो भारत में भी उनकी पसंदीदा जगह जो बन रही है वो मुंबई है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो गुजरात है। तो मेरा सरकार से यह आग्रह होगा कि वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर तो झारखंड में उनको लाने का प्रयास करे। तो निश्चित रूप से जो झारखंड सरकार जो सोच रही है कि नए श्रमिक जो अच्छा आइडिया इन्होंने दिया है, संयोजन कर सकते हैं। इस आइडिया पर प्रतिक्रिया में गुणवंत सिंह जी, अभिषेक इस आइडिया पर, अन्य आपके पास आऊंगा, इस आइडिया पर एक प्रतिक्रिया मैं गुणवंत सिंह जी से लेना चाहूंगा। गुणवंत जी, अभी संथालिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा उन्होंने आइडिया दिया कि जैसे चाइना है, अब चाइना में जो भी इन्वेस्टमेंट थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे वो भाग रहे हैं। जर्मनी है, वहां से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग रहे हैं। वो अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इंडिया उनके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और बाकी राज्य अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, तो झारखंड केंद्र सरकार के साथ मिलकर के क्या एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकता? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते गुणवंत साहब? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना एचआर जो है सस्ता था, इसीलिए चाइना में लोग गए थे। और उसके बाद में चाइना पर जब विश्वास नहीं रह गया, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं आज के दिन लोगों को, तो निश्चित रूप से उनको कोई ऐसा प्रदेश चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां पर उनको एचआर भी सस्ता मिले और काम भी अच्छा तरीके से हो सके। आज इसकी हमें भी आवश्यकता है और उन्हें भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है इसमें विश्वास कायम करने की। आपने औद्योगिक पर जो नीतियां बनानी है, आपने अन्य सुविधाएं जो देनी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी जितनी रहे। जी, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चलिए, गुणवंत साहब हमारे साथ बने हुए थे और जिन्होंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। चलिए गुणवंत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। अब एक बार हरीश्वर साहब का रुख करते हैं। हरीश्वर साहब, उद्योगों को लेकर के बात हो रही है, लेकिन कृषि की बात करना बहुत जरूरी है। यहां पर हम अक्सर देखते हैं, मैं खुद के अपने घर की बात बता रहा हूं कि थक हार करके जमीनें होने के बावजूद हमने कृषि छोड़ दी। कारण क्योंकि हमें प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता। बिचौलिया, जो बीच के बिचौलिए होते हैं, एक जो हम प्रोड्यूसर्स हैं वहां से लेकर के और जो कंज्यूमर है वहां तक हमारा माल पहुंचने में बीच का बिचौलिया इतना ज्यादा बिचौलियापना हो जाता है कि आखिर प्रॉफिट जो होता है वो मार्जिन खत्म हो जाता है। बमुश्किल जो दाम लगा है वो दाम वापस आता है। तो आखिर क्या एक बेरोजगारी का कारण यह भी तो है? क्या कृषि एक बेरोजगारी हटाने में बहुत अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो सकता? हरीश्वर साहब, आप सही कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को अगर बढ़ावा दिया जाए तो बेरोजगारी काफी कम हो सकती है, क्योंकि यह लेबर ऑब्जॉर्बिंग सेक्टर है। श्रमिकों को यह आत्मसात कर सकता है, श्रमिक रोजगार यह बढ़ा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं जो कि इसमें लगे हुए होते हैं। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ज्यादातर खेती मौसमी खेती है, तो इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि दूसरे मौसम में भी खेती हो सके, और उसके लिए हम लोगों को जल संग्रहण की या नमी बनाए रखने की कोशिश करनी होगी और उन्नत किस्म की खेती करने की बात होगी। दूसरा एक और रोजगार का अवसर हो सकता है, जिसको कि मैं कह रहा था रूरल नॉन फार्म सेक्टर। यह कृषि से संबंधित जो दूसरे उद्योग हो सकते हैं, जो
गांवों में भी हो सकते हैं, जहां पर कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं का कुछ रिफाइनमेंट हो सकता है, कुछ उसकी पैकेजिंग हो सकती है इस तरह से, या फिर जो सप्लाई चेन उसका है उसको इम्प्रूव करके किसानों को कोशिश की जा सकती है कि ज्यादा उसको प्राइस मिल सके, जो काफी हद तक कोशिश की जा रही है और जिसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ गुंजाइश है वहां पर। तो ये एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर कि रोजगार का सृजन हो सकता है। दूसरा जो रोजगार का सृजन का दूसरा जो है क्षेत्र, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, वो रूरल क्षेत्र में भी हो और अर्बन एरिया में भी हो। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो बाकी जो इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या दूसरे जो सेक्टर हैं, वहां पर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो वहां भी काफी ज्यादा बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया। बिल्कुल वहां भी हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गड़ोदिया साहब के पास मैं चलता हूं, रंजीत साहब के पास। रंजीत साहब, अभी जमशेदपुर से एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि इंडस्ट्रीज जो हैं, चाहे चाइना की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, ऐसे जगहों पर जो इंडस्ट्रीज थी वो अब वहां से शिफ्ट कर रही हैं। अब इंडिया उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, भारत उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वो भारत आती हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लांट लगाएंगी। उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। तो हम जो झारखंड के लोग हैं, क्या झारखंड केंद्र सरकार के साथ मिलकर के एक ऐसा अपॉर्चुनिटी तैयार नहीं कर सकता, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकता उनको इनविटेशन के साथ में कि वो झारखंड आए और झारखंड आकर के इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, ये एक बिल्कुल उपयुक्त समय है कि हम फॉरेन के इन्वेस्टर्स को अपने प्रदेश में बुलाएं। मोमेंटम झारखंड के समय हम लोगों ने काफी लोगों को बुलाया था, बट उस समय जो हमने वायदे किए थे वो हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए। जो पॉलिसीज हमने बनाई थी उसके अनुरूप हम उनको सहायता नहीं कर पाए, जिससे कि काफी इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई। आज भी मैं पहले भी मैंने बताया था कि लैंड एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने आएगा तो उनको लैंड चाहिएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को अपने विचारों को थोड़ा सा ओपन करना होगा कि भाई मैं लैंड जो है इंडस्ट्री के लिए हम उपलब्ध कराएं। आदिवासी सीलिंग एक्ट की बहुत बड़ी समस्या झारखंड में है। अगर उस समस्या से कुछ अगर निदान कर पाए, कुछ पॉलिसीज उसके लिए बना पाए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो लैंडलॉर्ड है उनको भी फायदा हो जाए और जो इंडस्ट्रीज आ रही है उस प्रदेश को रोजगार दे पाए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के दिन में। ये अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाली है। एक बार जो इंडस्ट्रीज चाइना से, जर्मनी से बाहर जाएंगी तो तुरंत अपना सेटअप दूसरी जगह करेंगी। अगर हम तुरंत अपॉर्चुनिटी दे पाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जगह चली जाएंगी। नहीं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, जैसे सीलिंग एक्ट की आपने बात की कि आदिवासी जमीन को लेकर के, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज झारखंड सरकार की तरफ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आज हमको कम से कम 70 क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। और उसमें सिंगल विंडो भी यहाँ पे सेटअप कर रखी है, बट सिंगल विंडो बिल्कुल कारगर नहीं है, वो एक अलग विंडो है। 17वां विंडो सिंगल विंडो है हमारा। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है, यहाँ से फैसिलिटी मांगता है, तो एक ही जगह पर वो सारे कागजात अपने उपलब्ध कराए, जो भी फीस वगैरह जो प्रिस्क्राइब्ड है वो एक जगह जमा करे, और सरकार एक बार में सारे लाइसेंसेस, सारी फैसिलिटीज उनको दो, बैंकों से सामंजस्य करके, ताकि उनको दौड़ना नहीं पड़े। कोई भी आता है तो दौड़ते दौड़ते इतना थक जाता है कि वो बोलता है छोड़ो यार, यहाँ पे नहीं सकेंगे हम लोग। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं फेस कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री आती है, कोशिश सबकी इच्छा है कि यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, यहाँ की वातावरण बहुत अच्छी है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, यहाँ पे लेबर अवेलेबल है, बाहर से भी लेबर वापस आ गए हैं। तो थोड़ी सी इनको फैसिलिटी मिल जाए इंडस्ट्रीज को ना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटअप कर सकती है। सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। जो करना, जो बोलेंगे वो उनको करना, कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। जाहिर सी बात है, सिंगल विंडो जो है वो सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया। उस सिंगल विंडो जो है 70 क्लियरेंस लेने पड़ते हैं और उसमें जो 70वां क्लियरेंस होता है वो सिंगल विंडो हो जाता है। तो अब जो है हम एक बार फिर से अन्नी का रुख करते हैं जमशेदपुर में, और जमशेदपुर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम धनबाद चलते हैं। धनबाद में अभिषेक भी कुछ लोगों के साथ हैं। अभिषेक, इतनी बातें हुई, बहुत सारे सजेशंस आए, एक बार फिर आपके पास आते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपके साथ कहे लोग? देखिए अभिषेक, काफी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए जरा सा उनसे हम बात कर ले, क्योंकि अधूरा रह गया था। बैंकपुर चैम्बर के अध्यक्ष प्रभात सुरेलिया जी ये कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभात जी, आपके पास कुछ सजेशन था, वो बताएं।
नहीं, देखिए आपने कहा था कि पूरा झारखंड बेरोजगार है, तो ये बेरोजगारी की समस्या ये समस्या दूर हो सकती है। खास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस झारखंड में केंद्रीय लोक उपक्रम बहुत सारे हैं। तो आज अगर यहाँ पे जो भी उद्योग हैं और जो भी यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनके लिए ये सुनिश्चित हो जाए कि उन लोग उपक्रमों में यही की ही वस्तु इस्तेमाल होगी, यही के ही उद्योग धंधे और यही के व्यापारियों से ही मटेरियल परचेज होगा। तो आप कह रहे हैं कि झारखंड की जो चीजें हैं वो परचेजिंग यहाँ से यहाँ ज्यादा हो। बिल्कुल, उद्योग धंधे जो भी है तभी फल फूल पाएंगे। और जो बेरोजगारी है, जो यहाँ पे मतलब उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन निकाला जाए और यहाँ के उद्योग धंधों से ही मटेरियल परचेज करें यहाँ के लोक उपक्रम, तभी यहाँ पे बेरोजगारी। इंडिजिनस उद्योग को ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। व्यापारियों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि व्यापारियों के जो छोटे छोटे कर्जे हैं, जैसे कि मुद्रा लोन वगैरह है, उसको कम से कम खत्म कर दिया जाए, उनका कर्जा माफ कर दिया जाए, तो शायद वो व्यापारी इस संक्रमण काल में सर्वाइव कर सकेंगे। जी लोधा जी हैं, जैसा उनसे बात करते हैं। के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई की है। बेरोजगारी में हमारे भाई लोग ने बहुत कुछ कहा। मुझे एक चीज़ और कहना है कि बहुत सारी विदेशी कंपनी अभी भारत की ओर रुख करना चाह रहे हैं। इसके लिए धनबाद में एक ड्राई पोर्ट की स्थापना किया जाए। धनबाद बहुत अच्छी तरह से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है पूरे इंडिया से, तो यहाँ ड्राई पोर्ट स्थापना करना। लेकिन अभी भी हम लोग एयरपोर्ट हमारे पास नहीं है। ड्राई पोर्ट एयरपोर्ट नहीं है तो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इसकी सहूलियत काफ़ी हो जाएगी लोगों को। तो लोगों को इंडस्ट्री डालने में, जो तैयार माल है यहाँ से भेजने में, कच्चा माल यहाँ से बहुत सहूलियत होगी। देखिए ये जो चर्चा थी, लोधा जी बता रहे थे, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं जो चर्चा। जी आप क्या बताना चाह रहे हैं? एक महंगाई पर मैं एक चीज़ और सजेशन देना चाहूँगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बहुत कम हो गई है, लेकिन हमारे इंडिया में या वैट बढ़ा देते हैं, कभी एक्साइज बढ़ा देते हैं, इस वजह से उसकी हम लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है। और अगर आप तेल की कीमत कम कर देते हैं, एक कोयले की प्रोडक्शन में आपका 50% कॉस्ट डीजल की है, तो कोयले की कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिजली की उत्पादन की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हर तरह से हर जगह आपकी जो हर चीज़ की लागत कम होती जाएगी, तो महंगाई पर बहुत हद तक लगाम मिलेगा और आम जनता को इससे काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल सही सजेशन है लोधा जी का। चलिए, जैसा हम एक बार फिर से चैम्बर के अध्यक्ष हैं, उनके पास चलते हैं, चेतन जी के पास। चेतन जी, आपके पास कुछ सलाह था, वो बताएं। मैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तीसरे चरण में लॉकडाउन पीरियड में बहुत सूझबूझ से किसी भी आइटम के ऊपर आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी आइटम में छूट नहीं दी। उसका मुख्य कारण था क्योंकि 50,000 के लगभग यहाँ पर मजदूर भाई एवं छात्र छात्राएं हैं। यह निर्णय स्वागत योग्य है। मैं बार बार उनका जो है स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने 22 मार्च को लॉकडाउन किया। उसका नतीजा यह है कि आज हमारे देश में सिर्फ 68,000 जो है कोरोना मरीज हैं। यदि यह लॉकडाउन 22 मार्च को नहीं होता तो लगभग कोरोना मरीज हम लोग के 6,80,000 होते। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना के अंदर देश के सभी नागरिक ये जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। कोरोना का इलाज जो है सिर्फ डिस्टेंसिंग एवं मास्क। आपका कहना है कि अब उद्योग को या व्यवसाय को चलाने के लिए भी सोशल डिस्टेंस को उसको अपने में अपना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर हम कब तक लॉकडाउन करेंगे? कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, अल्टरनेटिव चेन के तहत, या कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव, जैसे दुकानें अगर हम सारा दिन बंद रखेंगे तो ऐसा तो कर सकते हैं कि सप्ताह में कुछ कुछ दुकानें अलग अलग दिनों में हम खोलें ताकि लोगों को राहत मिल जाए। देखिए, यही बात हम लोगों ने परसों यहाँ के उपायुक्त से भी कहा था कि बिहार और यूपी के तर्ज पर जो है अल्टरनेट डे, जैसे आज हार्डवेयर की खुले तो कल मोटर पार्ट्स की खुले, परसों पुस्तक की खुले, इस तरह से भी बाजार में भीड़ कम होगी। और हम लोग व्यवसायियों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिन दुकानों में ज्यादा भीड़ होती है वो, और पब्लिक को भी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, क्योंकि कोरोना जैसा महसूस हो रहा है एक जिंदगी के साथ जुट गया चीज है। आप किसी पॉइंट पे, मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि सरकार जो है चीजों को निर्णय ले ले और जो जिला चैम्बर है या जो प्रतिनिधि है उसको रेगुलाइज करने के लिए तैयार। एकदम निश्चित रूप से जो नियम सरकार बनाएगी उसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि कोरोना का अंत आप अभी नहीं
कह सकते हैं, किसी ऐसे पॉइंट पे आप नहीं आकर के कह सकते हैं जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाए कि भारत से कोरोना खत्म हो गया है। तो इसको हमको एक जिंदगी का पार्ट, ये जो मास्क आप देख रहे हैं, सैनिटाइजर देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये हमको जिंदगी का एक पार्ट बना देना पड़ेगा और उसके हमको जीने के लिए सीखना पड़ेगा। देखिए एक बात और अभिषेक की कुछ बातें और भी रह गई है, जैसे उन लोगों से बात कर ले। जी बताएं। मेरा कहना यह है कि ये लॉकडाउन जो किया गया ये बहुत पहले कर दिया गया और उसके बाद आज के दिन देश के विभिन्न भागों से मजदूरों को झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भेजा जा रहा है। अब तो अधिकतर लोग कोरोना वायरस से ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं और अब आ रहा है। इसके चलते बिहार और झारखंड में संभावना ये है कि बड़े पैमाने पर ये फैलेगा। अगर कुछ समय दिया जाता, जो बंद किया गया, 1 सप्ताह का समय दिया जाता कि आप लोग अपने अपने घरों लौट जाइए, इतना तारीख से हम लोग बंद लॉकडाउन करेंगे, तो शायद आज ये अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। बिल्कुल सही है। देखिए एक बात और है अभिषेक की जो मुझे जहन में आ रहा है, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक तो पहला कि आपको सबसे बड़ा रोजगार आज भी कृषि दे सकता है। एक बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि कृषि आज भी सबसे बड़ा रोजगार का साधन है और पलायन जो है सबसे ज्यादा कृषकों का ही अगर कहें तो वो कृषि क्षेत्र से ही हुआ है। आज भी गांव से अगर खाली हो गए गांव और ज्यादातर नौजवान अगर रोजगार करने के लिए मुंबई दिल्ली गए हैं तो दरअसल वहां पे उस सेक्टर में अभाव रहा है, मजदूरों का पलायन हुआ है, झारखंड से भी मजदूर और भारी संख्या में। आज मैं तस्वीर देख रहा था आज भी, तो स्टेशन पे सूरत से जो मजदूर आए थे उसमें सबसे ज्यादा गिरिडीह के थे या विभिन्न जिलों के थे। तो सवाल यह कि मजदूरों को हम रोजगार कहाँ देंगे? जाहिर सी बात बचता है कि हम कृषि क्षेत्र में उनको रोजगार दें। और दूसरा, वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे पास कम है। एक बार अन्नी के पास फिर से चलते हैं। अन्नी के साथ भी कुछ लोग खड़े हैं। अन्नी, अपनी बात, सारी बातें हुई, फाइनल कमेंट्स जो हैं आपके साथ जो लोग हैं उनसे हम ले लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ फाइनल कमेंट्स, बहुत कम शब्दों में, जितने कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया ले सके। तो बिल्कुल अभिषेक, जो एक सजेशन सुरेश सोंथालिया जी ने दिया कि जो चाइना में वो सारी विदेशी कंपनियां जो अब वहां से हटना चाह रही हैं, उनके लिए भारत के कई राज्यों ने रास्ते खोले हैं, तो क्यों नहीं झारखंड में ऐसा किया जाए। तो अगर ऐसा होता है मान लीजिए अभिषेक, तो क्या भूमिका रहेगी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पर 1000 उद्योग हैं लगभग, जो इस वक्त तो ज्यादातर उद्योग टाटा मोटर्स पर निर्भर है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर यहाँ पर वो कंपनियां आती हैं तो किस तरह से हालात बदल सकते हैं। हम एशिया से जुड़े जो राजकुमार संघी जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर ऐसा होता है जो अभी सोंथालिया जी सजेस्ट कर रहे थे, जिस पर काफी चर्चा हुई रांची से, क्या कैसे जो यहाँ का सीन वो बदलेगा? इसके लिए एशिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी गया है कि सबसे पहले आदित्यपुर के मध्यम और जितने भी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक ऋण उपलब्ध कराए, ताकि कम से कम जो अभी सारी कंपनियां जो आर्थिक मंदी से जो गुजर रही है, कम से कम उसमें उनको सारा सहयोग मिले। दूसरी बात, कुछ जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपी और गुजरात सरकार ने बहुत से लॉ को, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ है, उसको बहुत सुगम बनाया है। तो वह हम लोगों की डिमांड है कि कुछ जो कानून जो हैं, कुछ कानून अगर सुगम करें तो हम लोगों को व्यापार करने में, उद्योग चलाने में बहुत आसानी हो। एक जो उद्योग पर निर्भरता है जो टाटा मोटर्स पर, वो कम हो सकती है अगर नई इंडस्ट्री आती है। एग्जैक्टली। अगर अभी नई इंडस्ट्री का हम लोगों को काफ़ी दिन से डिमांड चल रही है एशिया की, कि एक नया उद्योग, कोई भी एक पेरेंट कंपनी एक और कम से कम आए, जो कम से कम क्या है कि जो आज आदित्यपुर के 80% उद्योगों की डिपेंडेंसी जो टाटा मोटर्स के ऊपर है वह कम हो जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर के पहल करना पड़ेगा। तो देखिए अभिषेक, नोएडा से भी पहले आइडा बना था। आदित्यपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर सरकार चाहे तो कायाकल्प हो सकता है। यहाँ पर स्मॉल पार्ट्स बनते हैं टाटा मोटर्स के लिए, 80% उद्योग उस पर निर्भर है। चंद कुछ उद्योग हैं जो रेलवे के लिए पार्ट्स बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्री आती है और नई, और ये सारे जो छोटे और मंझले उद्योग हैं वो खिल सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, तभी आगे चल करके हम जो है इससे कोप अप कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का दौर अब आगे आने वाला है उसकी चुनौतियों की झलक तो दिख रही है अभिषेक। चलिए अब एक बार हरीश्वर साहब के पास चलते हैं। हरीश्वर साहब, कम शब्दों में एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती रहती है। अब
क्या समझे इस एंटरप्रेन्योरशिप, इस बेरोजगारी का जो संकट है, इससे लड़ने में सहायक हो सकता है झारखंड का? झारखंड में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या संभावना है? हाँ, काफी संभावना है। और दूसरी है कि इस आप पैंडेमिक के बाद देखेंगे कि कुछ एक अलग तरह के व्यवसाय भी ग्रो करेंगे। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ अलग तरह के व्यवसाय ग्रो कर रहे हैं, जहां पर कि जो प्रिकॉशंस हो सकता है इन्फेक्शन को रोकने का, वह लागू किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स कुछ बढ़ेगा, या अभी आप देख रहे होंगे कि रेस्टोरेंट बंद हैं लेकिन फूड सप्लाई करने वाले लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह के आउटलेट्स ग्रो करेंगे, इस तरह का एक एंटरप्रेन्योरशिप भी ग्रो करेगा। तो एक अलग डायमेंशन होगा इनका, एंटरप्रेन्योर्स का, और मुझे लगता है कि ये ग्रो करेगा, छोटे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और रोजगार का सृजन वहां पर होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे से जुड़े और इस चर्चा में हिस्सा लिया। झारखंड के सामने एक चुनौती जो सबसे बड़ी खड़ी है, उस चुनौती में आप सहभागी बने, आपने अपना अपना कीमती वक्त दिया। तमाम जो मेहमान हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, सजेशंस दिए कि झारखंड कैसे लड़ेगा, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का, आप हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब हम आप